नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मूवमेंट डिसऑर्डर को समझने वाले हैं जिसका नाम है डिस्टोनिया। चलिए, समय बर्बाद किए बिना सीधे एक क्लिनिकल केस के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। तो जरा सोचिए, इमरजेंसी रूम का माहौल है। एक 22 साल का नौजवान स्ट्रेचर पर लाया गया है। उसका चेहरा दर्द से तड़प रहा है और शरीर एक अजीब सी मुद्रा में अकड़ा हुआ है। देखकर ही लग रहा है कि मामला काफी गंभीर है। देखिए, मरीज की गर्दन जबरदस्ती पीछे की ओर खिंची हुई है। मेडिकल भाषा में हम इसे रेट्रोकॉलिस कहते हैं। ये मांसपेशियों का एक लगातार और दर्दनाक संकुचन है और मरीज की हिस्ट्री में हमें सबसे बड़ा सुराग मिलता है। क्या? कि उसने सिर्फ 2 दिन पहले ही सिजोफ्रेनिया के लिए एक नई दवा लेनी शुरू की है। यहीं से एक डॉक्टर का दिमाग काम करना शुरू करता है। ऐसी हालत देखकर सबसे पहले तो टिटनेस या मेनिंजाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों को दिमाग से निकालना होगा। लेकिन वो जो नई दवा वाली बात है, वो हमें एक खास दिशा में सोचने पर मजबूर कर रही है। तो असली सवाल ये है कि मांसपेशियों में ये इतनी जबरदस्त अनैच्छिक ऐंठन हो क्यों रही है। इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डिस्टोनिया आखिर होता क्या है। तो चलिए, पहले इसकी मूल बातें समझते हैं। तो डिस्टोनिया एक तरह का मूवमेंट डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है कि मांसपेशियां या तो लगातार या फिर रुक रुक कर अपने आप सिकुड़ती रहती हैं और इस वजह से शरीर में अजीबोगरीब बार बार होने वाले मूवमेंट्स या पोस्चर बन जाते हैं। ये कोई मामूली ऐंठन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अच्छा, अब यह होता क्यों है? इसे समझने के लिए सोचिए कि ये एक न्यूरोलॉजिकल रस्साकशी है। नॉर्मली जब हम कोई मूवमेंट करते हैं तो एक मांसपेशी यानी एगोनिस्ट सिकुड़ती है और उसकी उल्टी वाली यानी एंटागोनिस्ट आराम करती है। लेकिन डिस्टोनिया में दोनों ही मांसपेशियां एक साथ जोर लगाकर सिकुड़ जाती हैं। इसका कनेक्शन हमारे दिमाग के बेसल गैंग्लिया से है। एंटीसाइकोटिक दवाएं, खासकर पुरानी वाली, डोपामाइन D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। इससे बेसल गैंग्लिया में संतुलन बिगड़ जाता है और ये कोकॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। डिस्टोनिया को दूसरे मूवमेंट डिसऑर्डर्स से अलग पहचानना बहुत जरूरी है। जैसे डिस्टोनिया में जो पोस्चर बनता है वो काफी देर तक टिका रहता है या फिक्स हो जाता है। वहीं एथेटोसिस में मूवमेंट धीमा, लहरदार, सांप की तरह होता है। इसी तरह कोरिया में एकदम रैंडम डांस जैसे मूवमेंट्स होते हैं। ये छोटे छोटे फर्क सही डायग्नोसिस के लिए बेहद जरूरी हैं। तो अब हम डिस्टोनिया का मतलब समझ गए हैं। चलिए वापस अपने मरीज के केस पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके कारणों को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। इसके कारणों को हम 4 बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं। प्राइमरी मतलब शुद्ध डिस्टोनिया, जिसका कोई और कारण नहीं मिलता। डिस्टोनिया प्लस में डिस्टोनिया के साथ पार्किंसनिज्म जैसे दूसरे लक्षण भी होते हैं। सेकेंडरी किसी बाहरी वजह से होता है, ठीक हमारे मरीज की तरह जिसे दवा से हुआ। और पैरोक्सिस्मल में ये दौरे की तरह आता जाता रहता है। अब देखिए, हमारे मरीज की टाइमलाइन बिल्कुल फिट बैठती है। उसने एक पहली पीढ़ी की एंटीसाइकोटिक जैसे हेलोपेरिडोल शुरू की। इन दवाओं का D2 रिसेप्टर्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग असर होता है, इसलिए एक्यूट डिस्टोनिया का खतरा सबसे ज्यादा होता है और ये खतरा सबसे ज्यादा युवा पुरुषों में देखा गया है। आमतौर पर यह दवा शुरू करने के पहले 3 दिनों के अंदर ही हो जाता है। देखिए, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका तुरंत इलाज मौजूद है। हम एंटीकोलिनर्जिक दवा जैसे बेंस्ट्रोपिन या एंटीहिस्टामिनिक जैसे डाइफेनहाइड्रामाइन देते हैं। ये दवाएं काम कैसे करती हैं? D2 ब्लॉकेट से बेसल गैंग्लिया में डोपामाइन की कमी हो जाती है और एसिटाइलकोलाइन का असर बढ़ जाता है। ये दवाएं इसी बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करती हैं और मरीज को फौरन आराम मिलता है। तो हमने अपने एक्यूट दवा से हुए डिस्टोनिया के केस को तो हल कर लिया है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डिस्टोनिया कई और शक्लों में भी सामने आता है। चलिए कुछ और छोटे छोटे केस देखते हैं ताकि हमारा डायग्नोसिस और पक्का हो सके। पहला केस, एक 6 साल का बच्चा है जिसके पैर में ऐंठन है और उससे चलने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक बात याद रखिए, जब बचपन में डिस्टोनिया पैरों से शुरू हो तो इसका कारण अक्सर जेनेटिक होता है। तो सोचिए, इस बच्चे में ऐसा कौन सा डायग्नोसिस है जिसे हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि उसका इलाज संभव है? जवाब है डोपा रिस्पॉन्सिव डिस्टोनिया। ये एक डिस्टोनिया प्लस सिंड्रोम है। इसका कारण एक जीन म्यूटेशन है जिससे शरीर में डोपामाइन ठीक से बन नहीं पाता। इसीलिए लीवोडोपा की बहुत छोटी सी डोज देने पर ही इसमें जादुई असर दिखता है। बचपन में शुरू होने वाले हर डिस्टोनिया में इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अब दूसरा केस, एक यंग एडल्ट है जिसे अभी अभी डिस्टोनिया होना शुरू हुआ है।
साथ ही उसके व्यवहार में भी बदलाव आ रहा है और उसे कंपकपी भी होती है। ये सारे लक्षण मिलकर विल्सन्स डिजीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कॉपर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी एक जेनेटिक बीमारी है। डायग्नोसिस के लिए आंखों में कैसियर फ्लेशर रिंग्स और खून में से सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये एक और कभी न चूकने वाला डायग्नोसिस है क्योंकि इसका भी इलाज मौजूद है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सारी बातें एग्जाम में या वॉर्ड्स में अच्छी तरह से याद रहें। जब भी डिस्टोनिया का कोई मरीज सामने आए तो बस ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, मूवमेंट को पहचानिए। दूसरा, कारण ढूंढिए, दवाएं, कोई चोट या फैमिली हिस्ट्री। तीसरा, जो कभी ना चूकने वाले डायग्नोसिस हैं जैसे डोपा रिस्पॉन्सिव डिस्टोनिया और विल्सन्स डिजीज, उन्हें हमेशा दिमाग में रखिए। और चौथा, ज़रूरत के हिसाब से टेस्ट्स ऑर्डर कीजिए। ये तो वो पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल रट लेने हैं। पैथोफिजियोलॉजी याद रखिए, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का एक साथ सिकुड़ना, दवा से होने वाले डिस्टोनिया का इलाज, बचपन में होने पर डीआरडी, और ये आखिरी पॉइंट सेंसरी ट्रिक। ये बहुत दिलचस्प चीज़ है। इसमें होता यह है कि हल्का सा छूने से, जैसे गाल पर उंगली रखने से, डिस्टोनिया में थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। अब बारी है एक छोटे से टेस्ट की। देखते हैं कितना याद रहा। पहला सवाल, डिस्टोनिया के पीछे का मुख्य मैकेनिज्म क्या है? दूसरा, अगर किसी मरीज को ऑक्यूलोजाइरिक क्राइसिस हो जाए, यानी उसकी आंखें ऊपर की तरफ फिक्स हो जाएं, तो फौरन क्या इलाज देंगे? और तीसरा, अगर किसी बच्चे को पैर के डिस्टोनिया में एक दवा से चमत्कारिक फायदा हो रहा है, तो क्या डायग्नोसिस होगा? तो अंत में बस यही याद रखना है कि डिस्टोनिया सिर्फ एक अजीब सा मूवमेंट नहीं है, ये एक बहुत ज़रूरी क्लिनिकल सुराख है। इस सुराख के पीछे जाकर हम कई बार ऐसी बीमारियों तक पहुंच सकते हैं जिनका इलाज संभव है, और सही समय पर सही इलाज किसी मरीज की जिंदगी बदल सकता है।